proposed to increase the rebate limit to 7 lakhs. हम लोग तो 6 लाख का ही अनुमान कर रहे थे, उससे बड़ा उन्होंने बेनिफिट दे दिया। ये बजट एक बहुत बैलेंस बजट की तरह पेश किया गया है। ਇਹਦੇ ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, बिल्कुल बोगस है, कागजी बजट है। ये बजट सपनों का सौदागर वाला हिसाब है। बजट कुछ बिजनेसमैन के लिए बजट बनाया जाता है, ये हिंदुस्तान के लोगों के लिए नहीं है, गरीबों के लिए नहीं है। Current year's economic growth is estimated to be at 7%. नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आज आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का के स्पेशल शो पे, क्योंकि आज देश के सामने बजट प्रेजेंट किया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। बजट 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 24 से पहले मोदी 2.0 का आखिरी फुल बजट, 24 के लिए बजट, मोदी शाह की 24 में जीत पक्की करने वाला बजट, विपक्ष को मौका देने वाला बजट, हर तरह की बातें पिछले महीने दिन से हो रही थी। आज बजट आ गया है। दर्शकों, याद कीजिए 2014 के पहले का वो दौर जब किसी सरकार के आखिरी फुल बजट के बाद विपक्ष यही कहा करता था कि सरकार ने चुनावी झुंझुने दे दिए हैं। मतलब चुनाव के पहले के बजट को लोक लुभावन वादों का पिटारा कहा जाता था। आज के बजट से एक बार फिर यह साबित हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इकोनॉमिक्स को पॉलिटिक्स से अलग रखकर सोचते हैं और प्लान करते हैं। विपक्ष बजट पर सवाल जरूर उठा रहा है, लेकिन इसे आंकड़ों के साथ चुनावी नहीं बता पा रहा। अगर आप देखें तो बजट से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार को कितने नंबर दिला पाई है, पब्लिक के इस सवाल पर पब्लिक का ही ओपिनियन मैं आपको कुछ देर में दिखाऊं। बजट में जो 3 सबसे बड़े ऐलान हैं, पहले उनको आपके सामने रख दूं। पहला, न्यू टैक्स रेजीम वाले आयकर में 7 लाख तक की कमाई पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा, यानी कि जीरो टैक्स 7 लाख रुपए अगर आप नई टैक्स स्कीम में जाएंगे। दूसरा बड़ा ऐलान कि कैपेक्स यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण पर सरकार का खर्च 33% बढ़ गया है। अब ये 10 लाख करोड़ रुपए किया गया है। इसका मतलब क्या? ज्यादा सड़कें, ज्यादा पुल, रेलवे पर खर्चा, यानी कि निर्माण तो होगा ही, नौकरियां भी बनेगी और इकोनॉमी में लोगों के पास पैसा भी आएगा। तीसरा सबसे बड़ा ऐलान है कि फिस्कल डेफिसिट यानी कि सरकारी खजाने के घाटे को जीडीपी के 6 परसेंटेज पॉइंट से घटाने का लक्ष्य है, यानी कि 5.9% पर अगले साल लाना है। यानी कि आप आम आदमी की जरूरतें देख रहे हैं, आप इकोनॉमी को ग्रोथ की तरफ ले जाना चाह रहे हैं, वो सब कुछ आप कर रहे हैं, लेकिन रेवड़ी नहीं बांट रहे। आप अपनी देश की इकोनॉमी को स्थिर रखने के लिए, महंगाई दर को नीचे लाने के लिए आपने एक डिसिप्लिन रखा हुआ है। ये लक्ष्य हमें यही बताता है। बजट में और क्या खास है मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन क्या बजट को गुड इकोनॉमिक्स और गुड पॉलिटिक्स कहेंगे? क्या बजट ने विपक्ष को पॉलिटिक्स का मौका नहीं दिया? चुनावी चक्कर वर्सेस चुनौतियों को मोदी की टक्कर मिली है? यही है आज सवाल पब्लिक का। आजादी के अमृत काल में देश का यह पहला बजट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2047 तक विकसित भारत बनाने का सपना देश को दिखा चुके हैं। इस लक्ष्य को पाने के लिए आज के बजट के 5 गेम चेंजर की पहचान करने की कोशिश मैंने की है। पहली बात आयकर की। आज के बजट में सबसे बड़ी हाईलाइट यही रही है। अगर आप देखें तो नौकरी पेशा वर्ग लंबे समय से अपने लिए छूट की मांग कर रहा था, अब तक मिली नहीं थी छूट 2019 के बाद। न्यू टैक्स रेजीम वाले आयकर पर 4 ऐलान वित्त मंत्री ने किए हैं। पहला ऐलान 7 लाख तक जीरो टैक्स, दूसरा ऐलान अब 6 की बजाय 5 टैक्स स्लैब होंगे, तीसरा ऐलान अधिकतम सरचार्ज
37% से घटाकर 25% कर दिया गया है। चौथा ऐलान, लीव इनकैशमेंट पर 25 लाख तक की छूट। पहले यह छूट सिर्फ 3 लाख रुपए तक की थी, अब बात इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च की करते हैं। 2023-24 में 10 लाख करोड़ का बजट रखा गया है, जो पिछले साल से 33% ज्यादा है और 2014 के मुकाबले 400% से ज्यादा है। बजट में किसानों के लिए भी कुछ खास ऐलान है। पहला ऐलान, कृषि स्टार्टअप बढ़ाने के लिए फंड बनेगा। दूसरा ऐलान, क्रेडिट टारगेट 11% बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए हुआ है, मतलब किसानों को लोन मिलने में आसानी होगी। तीसरा ऐलान, इंस्टीट्यूट्स ऑफ मिलेट्स बनेगा, यानी कि भारत में आम किसान जो मोटा अनाज उगाता है उसे बूस्टर डोज मिलेगा। चौथा ऐलान, नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा, 10,000 बायो इनपुट रिसर्च सेंटर बनेंगे। बात रक्षा क्षेत्र की करें तो रक्षा में 13% बढ़ाकर लगभग 6 लाख करोड़ का बजट कर दिया गया है। रक्षा बजट में आधुनिकीकरण पर खर्च किए गए हैं। 1.62 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है आधुनिकीकरण के लिए। बजट में महिलाओं और बुजुर्गों के लिए भी खास क्या है, अब आपको ये बताती हूँ। 7.5% ब्याज दर वाली महिला सम्मान सेविंग स्कीम लॉन्च की गई है और बुजुर्गों के लिए सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की लिमिट दुगनी कर दी गई है। इस स्कीम में अब 30 लाख तक निवेश संभव है। इस बजट पर प्रधानमंत्री मोदी क्या कहा, ये आपको सुनवाती हूं। अमृत काल का ये पहला बजट विकसित भारत के विराट संकल्प को पूरा करने के लिए एक मजबूत नींव का निर्माण करेगा। ये बजट वंचितों को वरीयता देता है। बजट पर पीएम को आपने सुना, अब आपको बजट पर कांग्रेस का ओपीयूडी बताना चाहती हूं। आप कहेंगे ओपीयूडी होता क्या है? ये ओपीयूडी ओवर प्रॉमिस अंडर डिलीवरी का एक शब्द है, जो कहती है कि इसका मतलब होता है कि बातें बड़ी बड़ी, जमीन पर काम बहुत कम। कांग्रेस के इस ट्वीट को देखिए। ट्वीट के जरिए कांग्रेस दावा कर रही है कि मोदी सरकार के दावे और हकीकत में जमीन आसमान का फर्क है। अगर आप राहुल गांधी ने इस मित्र काल का बजट कहा है, उन्होंने कहा है कि बजट में नौकरी, महंगाई और इनइक्वालिटी पर नीति, नियत और इरादा नहीं दिखता। सुनिए पूर्व वित्त मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम का ये बयान। Who is benefited by this budget? Certainly not the poor, not the youth looking desperately for jobs, not those who have been laid off, not the bulk of the taxpayers, not the homemaker, not the thinking Indians who are shocked by the growing inequality, the rise of the number of billionaires, and the wealth being accumulated in the hands of the 1% of the population. तो आज पब्लिक पूछ रही है सवाल, क्या सचमुच 2024 नहीं 2047 के विजन को ध्यान में रखकर बजट बनाया गया है? पब्लिक क्या सोचती है, हमें जरूर सवाल भेजिए। क्या बजट में विरोध करने लायक कुछ नहीं दिख रहा, इसलिए मित्र काल का बजट कहा जा रहा है, जैसा राहुल गांधी ने कहा? इस पर भी हम पब्लिक क्या कह रही है सुनना चाहते हैं। सिर्फ न्यू टैक्स रेजीम में आयकर छूट से नौकरी पेशा वर्ग की मांग पूरी हुई है क्या? ये भी सवाल आज हम सवाल पब्लिक का शो पर पूछ रहे हैं। पर इससे पहले कि आज मैं डिबेट पर जाऊं, हमारे साथ जुड़ रही हैं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी। स्मृति ईरानी जी, टाइम्स नाउ नवभारत पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज पब्लिक के सवालों के से शुरू करती हूं। पब्लिक खुश है कि मिडिल क्लास, सैलरीड क्लास को कुछ ना कुछ छूट मिली है, कुछ गिफ्ट मिला है वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री की तरफ से, महिलाओं को मिला है, सीनियर सिटीजन्स को मिला है, कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा है। लेकिन राहुल गांधी जी का कहना है ये अमृत काल का नहीं, मित्र काल का बजट है। आप मानती हैं ये मित्र काल का बजट है?
देखिए नाविका जी, मैं आपका विशेष आभार व्यक्त करती हूं कि आज जब 80 करोड़ नागरिकों को मुफ्त अनाज देने की बात की जाती है, गरीब तक ये मुफ्त अनाज 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करके भारत सरकार ये उपलब्ध कराने वाली है, तो आपने ऐसे गरीबों को मोदी जी का मित्र कहा। मैं आभारी हूं कि प्रधानमंत्री आवास योजना में 66% की वृद्धि की जब घोषणा वित्त मंत्री जी कहती हैं, वो गरीब के लिए घर न बनने वाला है, 3 करोड़ घर बन के गरीब को दे दिए जा चुके हैं। आपने आज उस गरीब को मोदी जी का मित्र कहा, मैं बहुत बहुत आपका अभिनंदन करती हूँ। 11 करोड़ से ज्यादा गरीब परिवारों को पहली बार जीवन में टॉयलेट मोदी जी ने बना कर दिया, उसके लिए वित्तीय आवंटन हो चुका है सालों साल, लेकिन आज आपने उन गरीबों को भी मोदी जी का मित्र कहा, इसके लिए मैं आप अभिलाषी हूं कि आपका अभिनंदन करूं। 40 करोड़ से ज्यादा हिंदुस्तानियों का पहली बार जीवन में बैंक का खाता मोदी सरकार ने खोला, आपने उन 40 करोड़ हिंदुस्तानियों को मोदी का मित्र कह दिया, उसके लिए आपका अभिनंदन करती हूँ। तो अगर मित्रों का ये बजट है तो मैं निश्चित रूप से गरीब मध्यम वर्गीय परिवार मोदी जी के मित्र हैं, और देश की महिलाएं अपने भाई को आशीर्वाद दे रही हैं, मैं ये अभिनंदन जरूर स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। तो स्मृति ईरानी जी, क्या मैं ये समझूं ये अभिनंदन आप राहुल गांधी का कर रही हैं? नहीं, मैं आपका कर रही हूं, क्योंकि मित्रकाल का बजट तो राहुल गांधी जी ने बुलाया था। तो ये बजट गरीब, क्योंकि देखिए अब मैं नहीं जानती किस गांधी ने क्या कहा आज, चाहे वो राहुल गांधी हो या सोनिया गांधी हो, लेकिन ये जरूर जानती हूँ कि महात्मा गांधी ने कहा था कि देश की आत्मा गांव में बसती है, और आज उस आत्मा को समर्पित ये बजट था जब सेल्फ हेल्प ग्रुप में 9 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के लिए व्यवस्था का संचार कैसे होगा इसका प्रस्तुतिकरण वित्त मंत्री ने किया। आज ये गांव का बजट है क्योंकि इसमें 20 लाख करोड़ एग्रीकल्चरल क्रेडिट फंड की बात नरेंद्र मोदी सरकार ने की। आज ये गांव का बजट है क्योंकि 2 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा, 11 करोड़ से ज्यादा किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के बैंक के खाते में गया है। एनिमल हस्बेंड्री हो, फिशरी हो या फिर लॉन्ग स्टेपल कॉटन हो, इन सब का उल्लेख आज बजट में था। तो जिस ग्रामीण अंचल को भी ये बजट समर्पित है, महात्मा गांधी के शब्दों में कहना चाहती हूँ, हिंदुस्तान की आत्मा अगर गांव में है तो गांव को भी समर्पित ये बजट था। अब सोनिया जी या राहुल जी क्या कहते हैं उससे मैं इत्तेफाक नहीं रखती। स्मृति जी, लोगों का ये कहना है कि 2 सबसे बड़े मुद्दे थे आम आदमी के सामने, वो थी महंगाई और बेरोजगारी। आपको लगता है इस बजट में पूरी मात्रा में महंगाई और बेरोजगारी को सॉल्व करने के लिए बजट में प्रावधान है? नाविका जी, अगर आज एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार से आप पूछें कि अभी रिमोट के साथ साथ उनके हाथ में क्या है, तो निश्चित रूप से कहेंगे उनके हाथ में फोन है। और आज डेटा की जो कॉस्ट है वो 27 गुना कम हुई है 8 सालों में, और ये संभव मोदी सरकार में हुआ है। जो विशेषज्ञ अभी आप जिनका बाइट चला रही थी, उन विशेषज्ञ से अगर आप पूछते जब उनकी सरकार थी तो टूथपेस्ट, साबुन, उस पे 27% का टैक्स वो वसूलते थे गरीब से और मिडिल क्लास से, जो मोदी सरकार ने घटा दिया। आप टूथपेस्ट और साबुन तो छोड़िए, किशमिश पर 12% का टैक्स गांधी खानदान की सरकार लगा के बैठी थी जब उनकी सरकार थी, मोदी सरकार ने उसको घटाकर 5% किया है। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप मिडिल क्लास परिवार के खर्चे देखें तो सबसे बड़ा खर्चा अगर आता है विपदा की घड़ी में तो वो आता है दवाई पर। आज 9000 जनौषधि केंद्र खुल चुके हैं देश में, उसमें अगर आप डायबिटीज की दवाई ले लें तो डायबिटीज की दवाई ही 80% कम में आज बिक रही है जनौषधि केंद्र में। उसमें बड़े घर के लोग निश्चित रूप से नहीं जाते, वो मैं स्वीकार करती हूँ। डायलिसिस की बात ले लीजिए नाविका जी, तो आज 627 जिलों में 1324 डायलिसिस सेंटर भारत सरकार चलाती है। बाहर जाके प्राइवेट सेक्टर में अगर आप डायलिसिस कराएं तो 2200 रुपए से कम का नहीं होगा, लेकिन गरीब को यहाँ पर मध्यम वर्गीय परिवार को 1100 रुपए मैक्सिमम की सहूलियत मिल जाती है और 1000 से 1100 रुपए में उनका डायलिसिस हो जाता है। तो ऐसे कई विषय हैं जो मध्यम वर्गीय परिवारों को छूते हैं, जो मैं आज गिना सकती हूँ आपको। चलिए मेट्रो की बात ले लीजिए, आपके चैनल पर मेट्रो पर कई बार परिचर्चा हुई। कांग्रेस की सरकार का 2014 का आप आंकड़ा निकाल लीजिए, 5 शहरों में मेट्रो बनाने के लिए करीबन 34,000 करोड़ रुपया कांग्रेस की सरकार देती थी। मोदी सरकार में 2022-23 तक 20 शहरों में मेट्रो बनाने का काम कर रही है मोदी सरकार। 7 शहर और ऐड होने वाले हैं। तो
तो अगर सरकार में सुविधा मिडिल क्लास की आप बात करती हैं तो मेरे पास ऐसे कई आंकड़े हैं जो शहरी व्यवस्था के उत्थान के लिए मोदी सरकार स्पेंड कर चुकी है। छोटा सा अंतिम उदाहरण आपको देती हूँ। शहर में रहने वाले किसी भी मध्यम वर्गीय परिवार से पूछिए कि आपकी सबसे बड़ी चिंताएं क्या होती हैं। जी मेरे गार्बेज डिस्पोजल की क्या व्यवस्था है, सुअर की लाइन की क्या व्यवस्था है, मेरी गली को कैसे ठीक रख सकते हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी तो अर्बन लोकल बॉडी को वो लोग मात्र एक समाजवादी पार्टी कहती है झूठ का पुलिंदा है, और कांग्रेस का एक ट्वीट है जो कहता है ये OPUD बजट है, यानी कि ओवर प्रॉमिस अंडर डिलीवर। स्मृति ईरानी जी, आप इन क्रिटिसिज्म्स पर क्या कहेंगी? मैं इतना ही कहूंगी नाविका जी, 27 लाख करोड़ रुपया भारत की तिजोरी से हिंदुस्तान के आम नागरिक के बैंक के खाते तक पहुंचा। ये कभी किसी सरकार ने प्रॉमिस नहीं किया था, मोदी सरकार ने डिलीवर किया। 40 करोड़ हिंदुस्तानियों का बैंक का खाता खोला मोदी सरकार ने। ये किसी सरकार ने प्रॉमिस नहीं किया था, मोदी सरकार ने डिलीवर किया। 11 करोड़ परिवारों को जीवन में पहली बार टॉयलेट मिला। ये किसी सरकार ने प्रॉमिस नहीं किया था, मोदी सरकार ने डिलीवर किया। किसी भी देश के आज तक के हमारे जितने भी प्रधानमंत्री आप देख लें या विश्व भर में किसी भी देश के प्रधानमंत्री ने कभी भी अपने स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर गरीब महिलाओं को संबोधित करते हुए ये नहीं कहा कि अगर आपको मेंस्ट्रुअल हाइजीन की जरूरत है, प्रोडक्ट की जरूरत है, तो 1 रुपए में सैनिटरी पैड उपलब्ध है। मोदी सरकार ने उपलब्ध कराया। लेकिन स्मृति जी, चिदम्बरम साहब का कहना है कि अमीर और अमीर हुआ है मोदी काल में और गरीब हुआ है मोदी काल में। क्या? सॉरी नाविका जी, आपके आसपास के यहाँ बहुत सारे कैमरा पर्सन हैं जो खुद बोल रहे हैं। अमीर ज्यादा अमीर हुआ है और गरीब हुआ है मोदी काल में, ये विपक्ष का कहना है, चिदम्बरम साहब का कहना है। उन्हें कोई जवाब देंगी? नाविका जी, मैं इतना ही कहना चाहती हूं कि आज अगर 80 करोड़ नागरिकों को मुफ्त में 2.5 से 3 साल तक राशन मिल रहा है तो ये जग जाहिर है और स्वीकार हुआ है कि ये सुविधा सिर्फ और सिर्फ गरीब को जा रही है। इससे तो कोई आप एतराज नहीं कर सकती। आज छोटी सी एक और मैं आपको एक उदाहरण बता दूं। जब प्रधानमंत्री ने आयुष्मान भारत की बात की तो उन्होंने कहा कि हम 10 करोड़ परिवारों को इसमें सम्मिलित करेंगे। 10 करोड़ परिवार में अगर आप प्रति परिवार 3 या 4 व्यक्ति भी लें तो फिर कम से कम 30 से 35 से 40 करोड़ की जनसंख्या है। नाविका जी, 40 करोड़ की या 50 करोड़ की इस जनसंख्या में अब तक कैंसर की सिर्फ स्क्रीनिंग 31 करोड़ हो चुकी है। आप अगर किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए, अमीर से अमीर, आज उसे अगर कैंसर डिटेक्शन के लिए स्क्रीनिंग करने जाना पड़े तो कितना पैसा खर्चा होता है। ये मुफ्त में 31 करोड़ कैंसर की स्क्रीनिंग मोदी सरकार ने करके दी। ये सरकार किसकी है वो तो चुनाव में पता चल जाता है। इसीलिए तो भरपूर सहयोग और समर्थन के साथ नरेंद्र मोदी पुनः प्रधान सेवक बने हैं और अगले कार्यकाल का बजट जब लेकर आएंगे तब आप अभिनंदन करेंगे कि उस कार्यकाल का नया बजट, और निश्चित रूप से मैं आशान्वित हूं कि एक दिन आप उस बजट पर भी मुझसे चर्चा करेंगी। तो आप कह रही हैं 2024 के लिए हम तैयार हो जाएं, बजट आपकी सरकार ही पेश करेगी? मैं इतना निश्चित रूप से कहूंगी कि मुझे कार्यकर्ता होने का इस बात का गर्व है कि मेरी सरकार ने, मेरे प्रधानमंत्री ने कभी भी बजट को पॉलिटिकल नीड की दृष्टि से नहीं देखा, नेशनल नीड की दृष्टि से देखा है। और जो व्यक्ति नेशन फर्स्ट का जीवन जीता है उसके लिए वो नेशन निश्चित रूप से समर्थन देगा। ये मेरा विश्वास है हिंदुस्तान पर। स्मृति ईरानी जी, हमसे बात करने के लिए और सवाल पब्लिक के सवालों का जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और आज मेरे साथ जितने मेहमान हैं मैं उनको मिलवाना चाहती हूं। जीवीएल नरसिम्हा राव बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं, राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं। आलोक शर्मा जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर अजीज खान समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। रिजू दत्ता जी तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। लेकिन सबसे पहले मैं पब्लिक के सामने लाना चाहती हूं अर्थशास्त्री संजीव सान्याल, जो प्रधानमंत्री के इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में हैं। और मैं आपसे संजीव सान्याल जी ये पूछना चाहती हूं कि पॉलिटिक्स अगर आप छोड़ दें और आप
प्राइवेट मर्चेंट बैंकर भी रह चुके हैं। आप इस बजट को कैसे देखते हैं और इस बजट में सबसे बड़ा आर्थिक और सबसे बड़ा राजनीतिक मैसेज क्या है? देखिए, मैं राजनीतिक मैसेज तो नहीं बता सकता, लेकिन अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से अगर देखें तो ये बहुत साफ है कि पहला, इसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो निवेश किया जा रहा है वो 33% बढ़ा दिया गया है, बहुत बड़ी बात है। और याद रखिए कि ये लगातार 3-4 साल से ये बढ़ाया जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इस जो धनराशि है इस पे जो इसका जो खर्च किया जा रहा है वो अब जाके बहुत इट्स अ वेरी सब्सटैंशियल अमाउंट। सो और इसका फायदा भी आपको सामने ही दिख रहा होगा, जो केंद्र सरकार द्वारा जो निवेश किया जाता है जैसे एयरपोर्ट्स, हाईवेज इत्यादि, उनमें साफ साफ आपको बदलाव दिखेगा। दूसरा है कि मध्यम वर्ग को छूट दी गई है, वो तो आपने देखा होगा। उसके साथ साथ हम लोगों ने एक इंसेंटिव दिया है कि जो सरल सिस्टम है, जो नया इनकम टैक्स जो सिस्टम है उस पे लोग आ जाएं, क्योंकि अगर सभी उसी पे आ जाएं तो जो पुराना सा जो कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम था उसको हम लोग एक बार से बंद कर सकते हैं। तीसरा है और बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों ने जो वित्तीय घाटा है उस पे लगाम रखा है और ये अगले 1 साल में आधे परसेंटेज पॉइंट से नीचे जाएगा। तो नियंत्रण में रखते हुए, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने फिस्कल कंसोलिडेशन का दौर भी शुरू कर दिया है। तो ये 3 अच्छे चीज़ हैं जो इस बजट में इससे क्या बेरोजगारी और इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई दोनों पर हमें नियंत्रण मिल पाएगा? जरूर, क्योंकि अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता रहे, मतलब सड़कें, जो हाईवेज हैं, एयरपोर्ट्स, अब रेलवेज पे भी देखिए बहुत खर्च होगा, तो इससे क्या हो रहा है? इसका मतलब ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम अच्छा हो रहा है। जो पहले वेस्टेज होता है, जो मतलब गुड्स एंड सर्विसेज का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो पहले से अच्छा होगा। उससे स्वाभाविक है कि हमारी अर्थव्यवस्था में की जो उत्पादन की शक्ति है वो ज़्यादा आगे बढ़ेगी और उससे दामों पे नियंत्रण रहेगा। तो दूसरा है कि इस खर्च से ही, इस पे जो खर्च होने से नौकरियां बनती हैं। क्या सोचते हैं आप? जो हाईवे बनता है, जो एयरपोर्ट बनाया जाता है या कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है, उसमें स्वाभाविक है लोगों को नौकरियां मिलती हैं, तो डायरेक्टली इससे लाभ है। तो इस बात पर मैं आलोक शर्मा जी आपसे पूछना चाहूंगी कि कांग्रेस को ऐसा क्यों लगता है कि इस बजट में ओवर प्रॉमिस अंडर डिलीवर है? क्योंकि अगर आप डिफेंस बजट देखें तो वहां बढ़ोतरी है, अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर देखें तो वहां बढ़ोतरी है, अगर आप किसानों के लिए लोन देखें तो 20 लाख करोड़ रुपए हैं, टॉयलेट्स यानी कि स्वच्छ भारत का जो बजट है वो बढ़ गया है, प्रधानमंत्री आवास योजना में बढ़ गया है, जो महिलाएं हैं उनके लिए सेविंग्स है तो सेविंग्स स्कीम्स बढ़ाए हैं, सीनियर सिटीजन्स के लिए है, मध्यम वर्ग के लिए है। फिर भी कांग्रेस इंप्रेस नहीं हो रही, ऐसा क्यों? देखिए, मुझे लगता है कि जो पिछले साल के आंकड़े सामने आए हैं, जो बजटरी एस्टीमेट से 22-23 के और रिवाइज एस्टीमेट्स हैं, उसमें जमीन और आसमान का अंतर है। इसलिए इस सरकार के ऊपर भरोसा नहीं होता है। ये भाषण कुछ देते हैं, डिलीवर कुछ करते हैं। ये मेरे पास तमाम आंकड़े हैं कि किस तरह से जो तमाम फील्ड हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे एजुकेशन हो, किस तरह से लगभग 20 से 25% का जो बजटरी एस्टीमेट्स था उसके तुलना में रिवाइज एस्टीमेट्स में जो डिलीवर हुआ वो कम किया। यहां तक कि 22% जो पैसा राज्यों को मिलना चाहिए था उसको भी, जो लगभग 64,000 करोड़ बनता है, उसको ये सरकार पूरी तरह से डकार गई। उसके बाद अब आप किसानों की बात कर रहे थे, यही सरकार है जिसने किसानों के हर चीज के ऊपर जीएसटी लगा दिया है। टायर के ऊपर 28% जीएसटी है, ट्रैक्टर के। किसानों के किसी प्रोडक्ट के ऊपर कोई जीएसटी नहीं था, कोई किसी तरह का टैक्स नहीं था, वैट भी नहीं था। किसानों की तमाम चीजें टैक्स से फर्स्ट पॉइंट आइटम हुआ करती थी। लेकिन अभी जो पूर्व मंत्री महोदया लंबे लंबे भाषण देके गई हैं, उनको शायद इस बात का मालूम नहीं था। आपने जिस तरह से इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड के प्राइसेस बढ़ाए हैं और जिस तरह से डीजल के प्राइसेस बढ़े हैं,
किसान सम्मान निधि में पिछले इनका इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि 2.5 करोड़ किसानों को इन्होंने उससे हटा दिया है। अब आते हैं ग्रामीण ग्रामीण ग्रामीण। सुबह से हम बीजेपी वालों को सुन रहे हैं। आप मुझे बताइए मनरेगा का बजट कितना घटाया है? पिछली बार 12% घटा, इस बार 18% घटा दिया। मुझे बताइए किसान ने अगर कोई लोन लिया हुआ है तो उसकी ईएमआई कैसे कम होगी इस बजट से? नाविका जी जरूर बता के जाइएगा, 1 घंटे का शो है। जीएसटी का मैंने अभी बताया ही आपको। अभी एक जो मंत्री महोदया बोल के गई कि 11 करोड़ टॉयलेट बना दिए हैं, मुझे उसका डाटा पहुंचवा दीजिएगा। हिंदुस्तान के अंदर 22 साढ़े 22 करोड़ तो मकान है केवल, और 11 करोड़ टॉयलेट जो है मोदी साहब ने बनवा दिए। तो जो मन में आता बोल के चले जाते हैं। हालत यह है कि जिस तरह से फिजिकल डेफिसिट ये बढ़ रहा है, अगला जो फाइनेंशियल ईयर आएगा उसमें 17,000 करोड़ का कर्जा देश के ऊपर और बढ़ जाएगा। क्या ये सही नहीं है? केवल और केवल आप देखिए मनरेगा के अंदर जो हालत है कि 42 दिन का रोजगार दिया है केवल, और उसमें भी 57% जो लोग डिस्ट्रिक्ट थे उनको मिला, और उसमें भी 42 दिन का केवल मिला। उसके बाद आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छा है, और उसके बाद भी जो 42 दिन का रोजगार दिया वो भी चलिए आपकी सवालों की फहरिस्त लिस्ट लंबी है। मैं तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता रीजू दत्ता जी से पूछना चाहती हूँ। रीजू दत्ता जी, क्या फायदा होगा? मैं रीजू दत्ता जी से भी ले लूं कुछ सवाल, और फिर जीवीएल नरसिम्हा राव सारे सवालों का जवाब देंगे। रीजू दत्ता जी, इस बजट में कोई भी ऐसा फीचर नहीं है जो आपको पसंद आया हो? नाविका जी, मैं तो आपको पता है मैं साफ साफ बात करता हूं, इसलिए मैं साफ कहना चाहता हूं, ये भविष्यवादी नहीं बल्कि अवसरवादी बजट है। महंगाई और बेरोजगारी के बारे में कोई उल्लेख ही नहीं है इस बजट में। मुद्रास्फीति के चलते लोगों के पास पैसा नहीं है, पर टैक्स में छूट दी जा रही है। मध्यम वर्ग विरोधी, युवा विरोधी, पूंजीपतियों के हित की बजट है ये। झूठी वादों से भरे हुए मुंगेरी लाल के सपनों की बजट है ये। मैं यहां पर आके माननीय मंत्री जी ने बहुत कुछ कहा। उन्होंने कहा क्या भारत का दिल बसता है गांव में, और मनरेगा का एलोकेशन घटा दिया उन्होंने। पिछले 3 बजट देखिए, सबसे कम पैसा अभी मनरेगा में इस साल के बजट में है। किसान को लेकर इन लोगों का दिल में बहुत दर्द है, पर एमएसपी तय नहीं करेंगे, एमएसपी नहीं करेंगे, पर किसान के लिए दिल रोएगा। जरूरी मेडिसिन, मंत्री जी बात कर रहे थे ना, डायलिसिस, डायबिटीज वगैरह का, तो जरूरी जो मेडिसिन होता है, इमरजेंसी मेडिसिन पे 18% जीएसटी आज भी लागू है। शिक्षा और स्वास्थ्य, इन दोनों का बजट घटाया गया है इस बजट में। तो मेरा सिर्फ एक ही सवाल है विनती से बीजेपी से कि इस अमृत काल के, अमृत महोत्सव के बजट में अमृत कहां है? कटोरे भर भर। चलिए, आपको कोई अमृत नजर नहीं आया, कांग्रेस बेहद नाराज है। अब डॉक्टर अजीज खान, आप भी अपना हाले बयां बताइए पब्लिक को कि आपको कैसा लगा ये बजट, क्योंकि कुछ तारीफ कर दें तो उस पर टैक्स नहीं है। ये मैं आपको बिल्कुल अश्योर करती हूं कि तारीफ करेंगे तो टैक्स नहीं लगेगा उस पर। तो अगर आपका मन करे तो कोई एक आधी अच्छी बात कहने की आपको इजाजत है और पूरी फ्रीडम है। जी जी जी, मुझे मौका दे दे थोड़ा सा लंबा हो। मैं चाह रहा था, देखिए जैसे अमृत काल का लगातार चर्चा हो रहा है, अमृत काल का जो ये बजट है, अर्थव्यवस्था को गति देने वाला बजट है, लगातार चर्चा में कल से शुरू। लेकिन मैं अभी शुरुआती दौर में मुझे कुछ कह लेने दीजिए। बेहद नीरस, चिंताजनक और सत्यता कम परिकल्पनाओं से भरपूर जुमलाई बजट है। पहली बात तो समझ लें, ये मुल्क जो है, इस मुल्क की जो रीढ़ की हड्डी है वो किसान, कर्मचारी और व्यापारी है। उसके लिए क्या दिया वो हम बाद में चर्चा करेंगे। हेडलाइन मैनेजमेंट का बजट, मैं थोड़ा थोड़ा बात करना चाहूंगा कि पिछले बजट और इस बार के बजट पे थोड़ा सा अभी हमने देखा कि हमारे मित्र आलोक शर्मा जी ने प्रकाश डाला, लेकिन मैं चाहता हूं उसको थोड़ा और विस्तार में बात होना चाहिए। मैं कहना चाहूंगा कि जो वही किसान की बात हो रही है, 2022 और 23 में आप देखें 1,51,523 करोड़ रुपए का बजट था जो एग्रीकल्चर एंड एलाइड का। आज क्या हो गया? 1,44,214 करोड़, यानी 5% की कटौती कर दी गई। पहली बात, किसान जो रीढ़ की हड्डी है। पहली बात, प्रधानमंत्री फसल बीमा का योजना जो था पिछली बार 15,000 करोड़ था, वो 13,000 करोड़ कर दिया गया, 12% की कटौती कर दी गई। मनरेगा में 73,000 करोड़ पिछले साल था, उसके पहले भी कटौती की गई थी। 2 साल से लगातार कटौती की जा रही थी। कह रहे साहब 2 करोड़ नौकरी देंगे, लोग गांव में भाग भाग के जा रहे थे, नौकरी नहीं मिली। आज देखिए मजदूरी भी नहीं मिल पा रही। आप सुन लीजिए नाविका जी, बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है। उसमें भी कटौती 60,000 करोड़ कर दिया है।
18% की कटौती कर दी गई। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में लगभग 31% की कटौती की गई। फूड सब्सिडी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, 90,000 करोड़ की कटौती कर दी गई। फर्टिलाइजर सब्सिडी, आप देखिए, मैं कह रहा हूं ना, किसानों के लिए जो रीढ़ की हड्डी है, 50,000 करोड़ की कटिंग कर दी गई। पेट्रोलियम की जो सब्सिडी है वो 6,900 करोड़ की कटिंग। तमाम बातें हैं। मैं जानना चाह रहा हूं, बड़ा मोटा मोटा मामला, कि किसान के लिए आपने क्या दिया, आपने नौजवान के लिए क्या दिया, आपने व्यापारियों के लिए, आपने व्यापारी बड़ी उम्मीद लगाए बैठे था साहब जीएसटी के बारे में कोई चर्चा होगा, कोई चर्चा नहीं। कर्मचारी आपने कहा था कि पुरानी पेंशन अजीज खान साहब, आप इतने सीनियर नेता हैं, मैं आपको दो चीजें सिर्फ बताना चाहती हूं। एक ये कि जीएसटी काउंसिल है और जीएसटी की चर्चा बजट में नहीं होती, वो काउंसिल में होती है जिसमें सब राज्य भागीदार हैं। तो जीएसटी की उम्मीद करना बजट में, शायद वैसा स्टूडेंट है जो अपना सिलेबस पढ़ के नहीं आया है और बाहर से क्वेश्चन आ गया, अब वो क्लीन बोल्ड हो गया है। दूसरी बात, आपने मनरेगा का कहा, तो मनरेगा पर मैं आज तमाम पूरे दिन अर्थशास्त्रियों से बात करती रही हूं, इस तरफ और उस तरफ के, क्योंकि आजकल हर चीज दो भागों में है ना, एक लेफ्ट इकोसिस्टम है, एक राइट इकोसिस्टम है, और मैं दोनों तरफ के अर्थशास्त्रियों से बात करके आई हूं और उनका कहना है कि मनरेगा और जो उसमें एम्प्लॉयमेंट मिलती है वो डिस्ट्रेस एम्प्लॉयमेंट होती है। अगर ये कम होती है, इसका डिमांड कम होता है, तो ये अच्छी बात है, इसका मतलब डिस्ट्रेस कम है। तो ये दो सवालों का जवाब तो मैं देती हूं, लेकिन बाकी सवालों का जवाब जीवीएल नरसिम्हा राव आप दे दीजिए, क्योंकि कांग्रेस भी खुश नहीं है, समाजवादी पार्टी भी खुश नहीं है, तृणमूल कांग्रेस भी खुश नहीं है। अब कौन सी औषधि, कौन सी दवाई, कौन सा इंजेक्शन, कौन सा वैक्सीनेशन आप लगाएंगे इनको? हाँ, नहीं नाविका जी, मैंने सभी के कमेंट्स धैर्य से सुना, तो मुझे समय दीजिए, बीच में किसी को टोका टाकी नहीं करने दीजिए। जैसा जीएसटी का, जैसा आपने कहा, मैं एक लाइन आगे जाकर कहता हूं, ये कोई केंद्र सरकार का निर्णय नहीं है, जीएसटी काउंसिल करती है। यदि आप इससे विभेद करते हैं, तृणमूल कांग्रेस कल ही ऐलान करें सारे लाइफ सेविंग ड्रग्स पर 0 जीएसटी होगा। कौन रोकता है आपको? इतना बड़ा दिल है तो कर लीजिए ना। स्वास्थ्य राज्यों का विषय होता है, आपको जानकारी है या नहीं है? या जीएसटी नहीं लगना चाहिए। यदि ये टीएमसी सरकार का, हमारे लोग, हमारे मित्र, ये आज की जो बजट एस्टिमेट्स को पिछले साल के रिवाइज्ड एस्टिमेट से कंपेयर करते हैं, ये बिल्कुल नाइंसाफी है और बिल्कुल धोखा है। और नरेगा का जो कम होना, जैसा आप जानते हैं, ये डिमांड ड्रिवन प्रोग्राम है। जितना राज्यों से इसके वेज एम्प्लॉयमेंट के लिए नरेगा के माध्यम से डिमांड होगा, उतना प्रावधान किया जाएगा। उसमें कहीं कोई डिमांड ड्रिवन है, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा नाविका जी। यदि डिमांड ही नौकरियों के लिए, नरेगा की वेज एम्प्लॉयमेंट के लिए राज्यों से ज्यादा डिमांड नहीं होती, इसका मतलब है लोग बाकी एम्प्लॉयमेंट में इन्वॉल्व है। और दूसरी बात, पिछले साल के तुलना में अब देखिए, पिछले साल फूड सब्सिडी हो, फर्टिलाइजर सब्सिडी हो, फर्टिलाइजर प्राइसेस अंतरराष्ट्रीय मार्केट में बढ़ने के कारण बड़े संख्या में, बड़े मात्रा में उसकी सब्सिडी बढ़ाई गई थी। और इस बार प्राइसेस यदि घटे हैं, अभी हाल में घटे हैं, तो उसका लाभ तो फर्टिलाइजर सब्सिडी तो घटेगा ना। तो केवल ये बेईमानी का काम ना करें। हमारे विपक्ष को ये अमृत उनको हजम नहीं हो रहा है। देश की जनता अमृतकाल की इस बजट से अमृत को देख रही है, और लेकिन विपक्ष को ये अमृत कड़वा लगने लगा है। और ये अवसरवादी बजट है। अब देखिए, बेरोजगारी के मामले में पहले हमारे एक साथी ने, एक विशेषज्ञ ने कहा था 10 लाख करोड़ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, क्या इससे नौकरियां पैदा नहीं होगी? या फोकस ऑन टूरिज्म, बड़े मात्रा में टूरिज्म पर इन्वेस्टमेंट होने वाला है, क्या उससे नौकरियां नहीं बढ़ेगी? टूरिज्म सेक्टर सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है। जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत हम नए टेक्नोलॉजीज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और ऐसे स्किल्स देने वाले हैं, क्या उससे नौकरियां नहीं बढ़ेगी? हम 30 इंटरनेशनल स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर खोलने वाला है, ताकि लोग केवल भारत में नहीं, विदेश में जो जाकर जो काम करना चाहते हैं उनके लिए वैसे स्किल दिया जाएगा। और 100 लैब्स फॉर 5G बेस्ड एप्लीकेशंस,
3 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस, क्या ये सारे एक नए युवा को एक नए स्किल्स के साथ उनकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाएंगे? और दूसरी तरफ जब बजट के बाद उनको लगा कि अगले साल उनका इलेक्शन होगा बिहार, उठ रहे हैं, सब टिप्पणी करना चाहते हैं, लेकिन ये सवाल पब्लिक का शो है। मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन पब्लिक क्या कह रही है आपको सुनवाना चाहती हूं, क्योंकि मैंने आज फिर सर्वे किया है। मुझे सर्वे कराने की बड़ी गंदी आदत है, मैंने करवा लिया एक और सर्वे, और ये बजट आने के बाद का सर्वे है और सैंपल साइज भी ठीक ठाक है। 5000 लोगों से यह सवाल पूछा गया कि बजट को आप कितने नंबर देंगे, तो हमने ऑप्शंस दिए। 10 में से 10 नंबर 53% लोग, 10 में से 9 नंबर 20%, यानी कि 73%, 73% जनता कहती है कि 90% से ऊपर का बजट है ये, बल्कि 50% से ज्यादा जनता कहती है कि ये 10/10 हमारा सर्वे है जो बता रहा है बजट के बारे में। 6 से 8 के बीच में 11% जनता दे रही है, तो मिला लीजिए 73 में 11 और तो 84 हो गया, यानी कि 84% लोगों को तो ये बजट बहुत अच्छा लगा, और सिर्फ 16% जो है 5 या 5 से कम नंबर दे रहे हैं। तो 84% तो मुझे लगता है किसी स्टूडेंट को भी एग्जाम में आए तो माँ बाप बाहर कोई इनाम दिलाने ले जाते हैं। आयकर में मिली राहत क्या काफी है, ये सवाल जब पूछा, हाँ कहने वाले लगभग 70% लोग थे, नहीं कहने वाले 22%, कुछ हद तक 9%। 70% लोग के करीब 69% खुश हैं आयकर में जो राहत मिली है। मोदी सरकार 2.0 का आखिरी फुल बजट कैसा है? चुनावी है, 10% लोग सिर्फ समझते हैं कि यह चुनावी है। संतुलित है, 12% लोग। विकसित भारत बनाने वाला 70% जनता, 70% पब्लिक समझती है कि यह विकसित भारत बनाने वाला बजट है। बजट से निराशा सिर्फ 8% लोगों को हुई। और अगर ये सर्वे आप देखें, ये भी तकरीबन 6000 सैंपल साइज है। तो आलोक शर्मा जी, कहीं आप पब्लिक से थोड़े कटे हुए तो नहीं है? देखिए, मुझे लगता है कि बजट इतना कॉम्प्लिकेटेड डॉक्यूमेंट होता है कि मैं नविका जी 4 सवाल बजट के बारे में आपसे पूछ लूं तो शायद आप 3 के जवाब नहीं दे पाएंगे। ये सर्वे वर्वे करके आंखों में धूल झोंकना और सरकार को बचाना, ये कुछ लोगों का काम शुरू हो गया है। मैं वापस आता हूं, सुनिए ना, मैं जवाब देने की कोशिश अगर आपको यकीन ना हो, मैं सर्वे की पोल खोल रहा हूं, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आप जैसी वरिष्ठ पत्रकार को बजट समझने में 2 दिन लगेंगे। मैं पीएचडी इकोनॉमिक्स में हूं, मुझे भी समय लगेगा, लेकिन अगर आप सर्वे करा ले 2 घंटे में राह चलते लोगों से, सुनिए ना, 30 साल से मैं बजट कवर कर रही हूं, पूछ लीजिएगा अपने दिग्गज नेताओं को। मुझे बजट पढ़ना और जल्दी एनालिसिस करना आता है, तो आप सवाल पूछना चाहते हैं तो जरूर पूछ लीजिए, मैं बिल्कुल जवाब देने की कोशिश। चलिए, आपने बजट पढ़ा, मनरेगा में कितनी डिमांड थी पिछले साल? पहला सवाल मेरा। पिछले साल जी को नहीं रोका ना आपने। 1 लाख करोड़ इनका के इकोनॉमिक सर्वे 2 पेज कह रहा है कि डिमांड लगातार मनरेगा में बढ़ रही है। इस बार कम किया गया है। अब जवाब सुन लीजिए। वापस आइए, और जिस साल में 1,14,000 करोड़ था, और जिस साल में 1 लाख करोड़ था, उस साल में कोविड की महामारी के ये 2 साल थे। या सुना कीजिए नहीं, तो आपने सवाल पूछा है तो आप भी तो जवाब सुनेंगे ना। आंखों में धूल झांकना बंद कर दीजिए। सुनिए ना, मैं उत्तर तो दूंगा, आप बोलने देंगे तभी तो उत्तर दूंगा। आपने मुझसे पूछा, उत्तर आप देंगे। आप उत्तर नहीं देने देंगी। मैं कह रहा हूं बजट एक कॉम्प्लिकेटेड डॉक्यूमेंट है और उसको राह चलते से सर्वे करा के आप जिस तरह से कर रहे हैं, यह आंख में धूल झोंकने के बराबर है, और दर्शक इस बात से सहमत होंगे। वापस आता हूं मैं, 22% राज्यों का पैसा नहीं दिया पिछले साल का, यह भी गलत है। यह भी जो विपक्षी दल है गलत उठा रहे हैं। 22% आपने पैसा ही नहीं दिया उनका, 64,000 करोड़। 2022 में सबकी आमदनी डबल हो गई, किसानों की होगी ना। ये मोदी साहब का भाषण था, सबको घर भी मिल गया होगा, घर में नल भी लग गया होगा, नल के नीचे बाल्टी और बाल्टी में डब्बा भी आ गया होगा। 100 स्मार्ट सिटी का वादा 2017 का था, कितनी स्मार्ट सिटी बनी है? 1 लाख करोड़ रुपया एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए 2020 में मोदी जी ने ऐलान किया था। 3 साल में मात्र 13,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ 1 लाख में से। आप कह रहे हैं कि हम जनता से कट गए। आप लोग काटने का काम करते हैं जनता से।
सही पिक्चर को जनता तक आप जाने नहीं देते हैं। 5 किलो का राशन देकर पूरे जनता को आप आंख में धूल झोंक रहे हैं। आटा 40 रुपए किलो है, मुझे बता दीजिए 39.5 रुपए का कैसे हो जाएगा इस बजट के माध्यम से? एक कदम बता दीजिए कि इस माध्यम से ये बजट कम हो जाएगा। जीएसटी काउंसिल में सवाल उठाइएगा और जीएसटी में दाम कम करवा दीजिएगा, लेकिन पब्लिक के सवाल पब्लिक का शो है। तो आलोक जी, आपने सवाल किए तो मैं पब्लिक के भी सवाल डाल दूं। बोलने नहीं देते आप, बीजेपी नामा चलाइए ना आप अच्छी तरह से, ये कौन सा तरीका है? आलोक जी, आपको अगर उंगली उठानी है तो आप हर चीज पर उठा सकते हैं। सवाल आप पूछते, मैं जवाब देते तो दे दीजिए आप। मैंने 3 विपक्षी दल के नेता यहाँ बैठे हुए हैं, तीनों को समय दिया पहले, और उसके बाद जीवीएल नरसिम्हा राव को 3 लोगों के जवाब देने थे। जवाब उनको देना है। अब अजीज खान साहब, ये तो अति हो रही है मुझ पर, और आप हैं कि मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। आप कह नहीं रहे कि मेरे साथ अति हो रही है यहाँ पर, और यहाँ पर कांग्रेस मुझ पर ये कह रही है, लेकिन पब्लिक पूछ रही है सवाल। और रिजू दत्ता जी, मैं आप पर भी आ रही हूं। अजय कुमार वर्मा का रायपुर से सवाल है। मुझे लगता है कि जनता में खुशहाली है लेकिन विपक्ष में बदहाली है। क्या विपक्ष को अपनी बेरोजगारी बढ़ने का डर सता रहा है? ये सवाल जनता पूछ रही है रिजू दत्ता जी। जनता का सवाल के जवाब मैं देता हूं। जीवीएल साहब ने कहा और आपने भी कहा नाविका जी कि मनरेगा डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, सही बात है। देश में तो अभी मनरेगा का कोई डिमांड ही नहीं है। इतनी नौकरियां, 16 करोड़ नौकरियां हमें मिल गई, और जो बाकी पड़े थे वो सारे अग्निवीर बन गए, तो मनरेगा का तो कोई डिमांड ही नहीं है, इसलिए उसका अलॉटमेंट काट दीजिए। बहुत बढ़िया बात है। डिजिटल 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 डिजिटल, अभी जीवीएल साहब कह रहे थे, देश में 20% लोग एक टाइम खाना खाते हैं और रात को भूखे सोते हैं। तो मोबाइल और 5G क्या सबके पास है जो डिजिटल डिजिटल नाच नचा रहे हैं सर? और तीसरी बात, इन्होंने क्या कहा जीएसटी के बारे में, अगर हमारे ऊपर होगा हम काट देंगे, हम पीट देंगे, आप आपके राज्य में कीजिए। बहुत बढ़िया बात है सर। राज्य का बजट हेल्थ का अब देख लीजिए बढ़ रहा है, और आपका केंद्र का घट रहा है। और आपको याद दिला दूं, जब आपके उत्तर प्रदेश में वोटिंग चल रहा था ना, इलेक्शन चल रहे थे, माफ कीजिएगा, आपका फैक्ट चेक करूंगी मैं रिजू दत्ता जी। हेल्थ पर मुझे लगता है 72 से 89,000 करोड़ का बजट हुआ है। आलोक शर्मा जी अगर चाहें तो मेरा टेस्ट इस पर भी ले सकते हैं। आप प्रावधान देखिए, 72,000 करोड़ था पिछले साल, और इस साल 89,000 करोड़ लगभग, थोड़े 89,000 से ज्यादा ही है, ऊपर ही है। शायद मेरा ये आंकड़ा गलत नहीं है। रिजू दत्ता जी, बजट डॉक्यूमेंट चेक करिए, तथ्यों पर बात किया करिए। सवाल एक और है, कन्हैया अग्रवाल का रायपुर से सवाल है। विपक्ष तो हर बार कहता है कि बजट खराब है, सरकार इतने खराब बजट दे रही है, तो बार बार बीजेपी चुनाव जीतती क्यों है? अब इस पर अजीज खान साहब आप क्या कहेंगे? देखिए, जीतने और हारने का सिलसिला जो है वो क्यों है, कैसे, बहुत बार चर्चा हो चुका है, वो सारी बातें हो चुकी है। लेकिन आज जो हालात है उस पर चर्चा होना बहुत आवश्यक। आपने मुझे बोलने का मौका नहीं दिया था। आपने कहा साहब जीएसटी काउंसिल में जाएगा और बहुत सारी बातें, हमने कहा उस पर चर्चा नहीं हुआ। दूसरी बात, हमने एक बात और कहा था, आपने कहा था तारीफ नहीं किया, मैं तारीफ कर रहा हूं। देखिए, किसान, मैं कह रहा हूं महिलाओं के लिए बचत पत्र इन्होंने दिया, नो डाउट, इसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन जो किसान बचत पत्र था उसको कहां गायब कर दिया? यानी किसानों के लिए कुछ नहीं। आप पुरानी पेंशन योजना इन्होंने कहा था बहाल करेंगे, उस पर कोई चर्चा नहीं होगा। तमाम नौकरियां जो केंद्र सरकार के पास ऐसी हैं जो भरी नहीं गई हैं, क्या उस पर चर्चा नहीं होना चाहिए? चर्चा होना चाहिए। आपने कहा हेल्थ सेक्टर में बढ़ा दिया गया बजट, निश्चित तौर पर बढ़ा दिया गया, लेकिन है क्या उसकी जमीनी हकीकत क्या है? आप देखिए, अस्पतालों में जाके देखें, बढ़ा दिया ना, लेकिन मैं इस पर तो ठीक बोल रही हूं ना कि बढ़ा दिया, 10,000 करोड़ बढ़ा दिया। सुनिए, लेकिन उस बढ़ाने को आप देखिए कि अभी गोरखपुर में जो एम्स है वो बंद पड़ा है। आप देखिए ना इस बात को। एम्बुलेंस की स्थिति ये है, एम्बुलेंस कि आप देखिए जो समाजवादी गवर्नमेंट ने जो एम्बुलेंस दिए थे वो एम्बुलेंस सब खराब पड़े हैं, कोई देखने वाला नहीं है। अस्पतालों की स्थिति बहुत खराब है। मैं कहना चाह रहा हूं, चलिए, सवाल जायज है। जीवीएल नरसिम्हा राव से जवाब लेती हूं। और जीवीएल नरसिम्हा राव, सवाल पब्लिक के आपके लिए भी है। भुवन सिंह का रामपुर से सवाल है, बजट में ओबीसी के लिए क्या मिला, ये जरूर बताइएगा। ये पब्लिक का सवाल है। और एक और सवाल पब्लिक जयपुर से पूछ रही है, शमशेर सिंह शेखावत जयपुर से
पूछ रहे हैं, बजट से सेविंग्स को बढ़ावा नहीं मिलता, एक बड़ा वर्ग जो बीजेपी को वोट देता है वो क्यों निराश नहीं होगा? तो तमाम सवाल जो यहां पूछे गए हैं उसके साथ पब्लिक के ये 2 सवालों का जवाब भी दे दीजिए। जीवीएल नरसिम्हा राव जी। नमस्ते नाविका जी, आपने पूछा कि आर्टिजान्स के लिए, जो बैकवर्ड क्लासेस के ज्यादातर लोग आर्टिजान के रूप में काम करते हैं, विश्वकर्म के नाम पर आज वित्त मंत्री जी ने कहा था कि एक नया स्कीम का ऐलान किया गया आज, उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनके क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए, मार्केट एक्सेस के लिए, बेहतरीन उनके लिए मार्केट के अवसर प्राप्त करने के लिए और एमएसएमई सप्लाई चेन के साथ जोड़ने के लिए, इससे एससी एसटी ज्यादातर ओबीसी इसमें इस स्कीम के तहत उनको लाभ मिलेगा। ये एक बीसीस के लिए एक बड़ा एक स्कीम, नया स्कीम का ऐलान हुआ है। और ज्यादातर जो भी ऐलान है, जब गरीब वर्ग को फायदा होगा, किसानों के लिए पूछा गया क्या हुआ, 20 लाख करोड़ एग्रीकल्चरल क्रेडिट जो लगातार बढ़कर, जो पहले हमारे सरकार आने के पहले जो केवल 2 साल पहले 16 लाख करोड़ था, पिछले साल उनको 18 लाख करोड़ कर दिया, इस साल 20 लाख करोड़ किसानों के लिए। क्या ये एक बड़ी एक किसानों के लिए एक बड़ी एक राहत नहीं है? और इस प्रकार हर वर्ग के लिए, युवा के लिए, गरीब के लिए, अनएम्प्लॉयड के लिए। और दूसरा, आटा के दाम बढ़ रहे हैं, इसलिए फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने कल ऐलान किया था 2-3 दिन पहले कि 3 मिलियन टन व्हीट एंड राइस मार्केट में रिलीज किए। ये बजट के अनाउंसमेंट नहीं है, आप हर कुछ बजट से बाहर भी काम होता है। मेरे पास समय बहुत कम है। आलोक शर्मा जी, 30 सेकंड में आपका कमेंट लेना चाहती हूं कि 2024 का बजट है या 2047 का बजट? देखिए, मुझे लगता, देखिए ये पूरी तरह से गुमराह करने वाली चीजें हैं कि 2022 में ये होगा, 27 में ये होगा, 47 में ये होगा, क्योंकि 22 निकल गया, इसलिए गुमराह करने वाला बजट है। जो वादे हुए वो एक नहीं हुआ। अभी बात आ रही थी इंटरनेशनल स्किल सेंटर की। मोदी साहब ने पिछली बार डिजिटल यूनिवर्सिटी के लिए कहा था, यूजीसी ने गाइडलाइन तक तैयार नहीं की है अभी। 5 किलो राशन देके आप जिस तरह से पूरे देश को गुमराह कर रहे हैं। आज एक और नई चीज आई है, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट 7.5%। सारा पैसा महिलाओं के जो घरों में रखा हुआ है वो पूरा बैंकों में जाएगा और वहां से अडानी के पास जाएगा। और आपके जो आंकड़े थे हेल्थ के ऊपर, वो नविका जी गलत थे। मैं फिर कह रहा हूं कि बजट को समझना इतना आसान नहीं होता है। 79 to 89,000 करोड़ हुआ है सर। मैडम 86, मैडम पिछली बार 86। सर, आप रिवाइज्ड एस्टिमेट को बजट एस्टिमेट से कंपेयर करेंगे तो मैं कुछ नहीं कर सकती। थोड़ा सा आप अर्थशास्त्रियों के साथ बैठ जाइए, शायद आपकी पार्टी में बहुत से हैं। मैं बजट एस्टिमेट को बजट एस्टिमेट से कंपेयर करती हूं, लेकिन आपकी इकोनॉमिक्स अगर देश में चलेगी तो वही फॉलो करेंगे। फिलहाल ऐसी इकोनॉमिक्स चल नहीं रही देश में। लेकिन मुद्दा यह है कि जनता खुश है, कम से कम जो सर्वे हमने किया उसके हिसाब से, तो विपक्ष क्यों नाराज है? यह सवाल आइए अब हम मोदी सरकार के 3 वरिष्ठ मंत्रियों से भी पूछूं, और बाकी जितने मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं उनसे लेती हूं मैं इजाजत। नमस्कार। और लेते हैं मंत्रियों का डिपस्टिक सर्वे। हमारे साथ इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी की कैबिनेट के 3 मंत्री मौजूद हैं। हरदीप पुरी जी पेट्रोलियम मंत्री हैं और आवास यानी कि अर्बन डेवलपमेंट और जितने भी ये प्रधानमंत्री आवास योजना इनके इंचार्ज हैं। हमारे साथ अनुराग ठाकुर जी हैं, खेल और सूचना और प्रसारण मंत्रालय इनके पास है। और हमारे साथ रेल और टेलीकॉम आईटी के मंत्री अश्विनी वैष्णव जी भी हैं। मेरा पहला सवाल अश्विनी वैष्णव जी से है। अश्विनी वैष्णव जी, रेल बजट के लिए 2.5 लाख करोड़ एलोकेट किए गए हैं, पर लोगों को उम्मीद थी कि शायद बुजुर्गों को टिकट में कुछ कंसेशन मिलेगा, लेकिन निराशा हाथ लगी। क्या टिकट फेयर के साथ सुविधाएं भी डायनामिक हो जाएंगी, क्योंकि डायनामिक फेयर तो लागू हो गए हैं? सर्विसेज बहुत अच्छे तरीके से बढ़ रही है। आप पिछले 8 साल में देखिए,
रेलवे स्टेशंस पे क्लेanलीनेस, पैसेंजर एमिनिटीज़, जगह जगह एस्केलेटर्स, जगह जगह लिफ्ट्स, जो वेटिंग एरियाज़ हैं उनको इम्प्रूवमेंट, अच्छी टॉयलेट्स, हर तरह से पैसेंजर एमिनिटीज़ स्टेशंस पे इम्प्रूव हुई है, सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव हुई है। आप कहीं से भी किसी भी पैसेंजर से आज पूछ के देख लीजिए। मैंने पर्सनली कम से कम 500-600 पैसेंजर्स को पूछा है। कई बार मैं ऑर्डिनरी ट्रेन्स में जाके पैसेंजर्स के साथ इंटरेक्ट किया हूँ। मोदी जी ने जिस तरह से रेलवे का ट्रांसफॉर्मेशन किया है, आज सोचो हिंदुस्तान में कभी सोचा जा सकता था कि वंदे भारत जैसी ट्रेन हिंदुस्तान के इंजीनियर्स डिज़ाइन करके बने। ये जब पीएम साहब ने इतना ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच लिया है, उस अप्रोच में अब बहुत फोकस रहेगा स्टेशंस के रीडेवलपमेंट का, जिससे कि 1275 बड़े स्टेशन जैसे न्यू दिल्ली स्टेशन है, अहमदाबाद स्टेशन है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है, इस तरह के बड़े स्टेशन, बैंगलोर कैंट है, इस तरह के बड़े स्टेशन को और मीडियम लेवल के स्टेशन जितने भी हैं, पुरी स्टेशन है, जोधपुर स्टेशन है, जयपुर स्टेशन है, मीडियम स्टेशंस और छोटे स्टेशन 1275 स्टेशंस का डेवलपमेंट का काम तेज़ी से चल रहा है। ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज है। वंदे भारत अभी तक केवल चेन्नई में बनती थी, आईसीएफ चेन्नई में। इस साल वंदे भारत का प्रोडक्शन लातूर में भी होगा, सोनीपत में भी होगा, रायबरेली में भी होगा। तो एक रैपिड प्रोडक्शन, उसको रैंप अप करना, जिससे कि पैसेंजर्स को बेटर से बेटर फैसिलिटीज़ मिले, अच्छी से अच्छी फैसिलिटीज़ मिलने लगे। हरदीप जी, एक बहुत अहम सवाल आपसे पूछना चाहती हूं। एनर्जी प्राइसेस जो है वो पूरी दुनिया में बढ़ रहा है, पर यहां सवाल ये उठता है हरदीप जी कि डीजल के रेट बहुत ज्यादा हैं और ये डीजल के रेट किसानों को भी इंपैक्ट करते हैं। पेट्रोलियम पर सब्सिडी कम हुई है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री आवास योजना में 66% से ज्यादा बढ़ाया गया है। तो ऐसा नहीं है कि सब्सिडी बढ़ी नहीं है, बस पेट्रोलियम में आप सब्सिडी देने को तैयार नहीं है, ऐसा क्यों? जहां तक पेट्रोलियम सेक्टर की बात, आप उस पूरा टोटलिटी देखिए, सब्सिडी की बात नहीं है। इस समय बात यह है कि आपको ग्रीन एनर्जी में ट्रांजिशनिंग करनी है। तो अभी बहुत प्रोविजंस है इस बजट में। मैं आपको कुछ बता दूं, इससे पहले जब अनाउंसमेंट हुई थी तो 19,800 crore had been set aside for under the PLI scheme. That is one. अभी 5% CBG की मैंडेटरी ब्लेंडिंग होगी, उससे हमारे फार्मर्स को फायदा होगा। दूसरा 38,000 crore, if I remember the figure, 35,000 crore has been set aside for capital expenditure and green energy transitioning. So this is money being put in for a sensible growth and energy transition route. सब्सिडी क्या होती है कि आप पेट्रोल प्राइस को कंज्यूमर तक सब्सिडाइज करें। हमने ऑलरेडी ऑन 2 ओकेजन माननीय प्रधानमंत्री जी ने नवंबर 2021 और मई 2022 को सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी कम की थी, एट अ टाइम व्हेन द कंट्री में कम से कम 800 million people were being fed 3 meals of dry ration in a day. So you have to look at the totality. अनुराग ठाकुर जी, राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया है कि ये मित्रकाल का बजट है। राहुल गांधी जी को आज आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? और ये अमृतकाल का पहला बजट विकसित भारत के इस विराट संकल्प को पूरा करने के लिए एक नींव रखने का काम कर रहा है। यह बजट हमारे गांव का, गरीब का, महिला मजदूर का, मध्यम वर्ग का, नौजवान और किसान का बजट है। मैं कहूँगा नाविका जी, ये खुशहाली का बजट है, खुशियों का बजट है। और शायद राहुल गांधी जी को गरीब की खुशी इसमें नहीं दिख रही है, मध्यम वर्ग महिला की खुशी इसमें नहीं दिख रही है। मैं इसलिए 2-3 बातें इस पर जरूर कहूँगा। हमने 3.25 करोड़ पक्के मकान बनाकर गरीबों को दिए। 3.25 करोड़ गरीबों को लखपति बनाने का काम 7 वर्षों में मोदी सरकार ने किया है। और इस बार 66% की वृद्धि हमने 79,000 करोड़ रुपीस, 79,000 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री आवास योजना में रखा है। इसी तरह से ही कैपिटल एक्सपेंडिचर आउटले जो है वो 7,30,000 करोड़ से बढ़ाकर 10 लाख करोड़ किया है। 33% की वृद्धि। आज तक का सबसे ज्यादा आउटले
कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए 10 लाख करोड़ रुपया किया है। रेलवे बजट 2,40,000 करोड़, कांग्रेस के 2013-14 के बजट के मुकाबले 9 गुना ज्यादा है। आज तक का सबसे ज्यादा आउटले रेलवे बजट का किया है। यही नहीं, 20 लाख करोड़ रुपया हमने किसान क्रेडिट के लिए रखा है और उसमें मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी इसके लिए रखा है ताकि वहां पर किसानों की आय बढ़ सके।